Hello students, welcome you all to your own YouTube platform that is एग्जाम कैप्चर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सिलेबस को। चल क्या रहा तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज डिटर्मिनेंट। और आज हम एक नए एक्सरसाइज और नए उमंग के साथ आपके समक्ष खड़े हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.6 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। आज चैप्टर 4 चल रहा है डिटर्मिनेंट। एक बार फिर से याद दिला दिया मैं, किसके लिए, सीबीएसई क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, बहुत ही सिंपल है, एकदम छोटा सा टॉपिक है ये हमारा, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अब आप बोलोगे कि ये तो हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ लिए थे। हाँ, क्लास 10 में पढ़े थे, लेकिन हम लोग अब मैट्रिक्स मेथड का यूज करके पढ़ने वाले हैं। हाँ, जैसे कि एरिया ट्रेंगल का फाइंड करना हम तो क्लास 10 में ही सीख गए थे, लेकिन फिर से यहाँ सीखें तो यहाँ मैट्रिक्स मेथड से हम सीखें। उसी तरीके से यहाँ मैट्रिक्स मेथड से हम क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर सॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसको सॉल्व करने का, एक्स वाई का वैल्यू हम फाइंड करते थे, यहाँ कुछ नए तरीका से मैट्रिक्स का यूज करके फाइंड करना सीखेंगे। तो वही पहले हम देख लेते हैं कॉन्सिस्टेंट। वैसे आपको आता है ये क्या कॉन्सिस्टेंट होता है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट किसको बोलते हैं। बोल रहा कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बस इतना बात पे आपको ध्यान देना है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कॉन्सिस्टेंट, और क्या, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट तो फिर इनकॉन्सिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्सिस्टेंट, नहीं किया इनकॉन्सिस्टेंट। फिर से बोलना, कर रहा है सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो कॉन्सिस्टेंट, नहीं किया तो इनकॉन्सिस्टेंट। इतना आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं एक लीनियर सॉल्यूशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म है उस सबको लिख दिया, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक एक्स मैट्रिक्स हम एज्यूम कर लिए जहां पे एक्स वाई और जेड जो इसमें आया था उसको लिख लेते हैं। और एक बी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिए जिसमें ये कांस्टेंट टर्म जो हमारा आया था, जो किसी भी एक्स वाई से अटैच नहीं था, उस टर्म को यहाँ d1 d2 d3 हम लिख लिए हैं। अब ध्यान से सुनना कि क्या हम ax इक्वल टू बी बोल सकते हैं? क्या हम ax इक्वल टू बी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आप ax का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आने वाला है, ये आने वाला है। जब आप a इंटू एक्स मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो यही आने वाला है। ठीक है, और इज इक्वल टू बी, और ये इसके इक्वल है, तो वही हम बोल रहे हैं कि इस चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे पहले। और ये जाहिर सी बात है कि हम ax इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही ना कि ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पे, एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना कि सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है कि एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना, जेड है तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू फाइंड करना। उसी को तो बोलते हैं कि सॉल्यूशन निकालिए किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू, जो भी वेरिएबल टर्म है उसमें उसका वैल्यू फाइंड करना होता है। इतना तक बात समझ आ रहा होगा आपको। तो इसमें समझना कि इस चीज ऐसा अगर गिवन है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसी से तो ये बना हुआ है। प्रूफ करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर से यही आने वाला है। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को इस तरीके से हम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब समझो कि हमको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि x फाइंड करना है। हमको एक्स वाई जेड चाहिए, इसका मतलब कि हमको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अगर एक्स फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स को यहाँ से हटाना होगा। सिंपल सा बात है, ए मैट्रिक्स को यहाँ से
हटाना होगा। ए मैट्रिक्स को हटाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड करा देते हैं। देखना, इधर भी हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिए तो इधर भी कराएंगे, इधर भी कराएंगे, ठीक है। इधर भी हम ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अब यहाँ क्या होने वाला है, तो ए इनवर्स इंटू में ए है, ए इनवर्स इंटू में ए है, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ ए इनवर्स का यहाँ होगा, हाँ। तो अब सही हो गया, ए इनवर्स से ए में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या आया, तो x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आया, तो ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो हम सिंपल से अगर समझे ना, सिंपल से समझे, अगर हमको x फाइंड करना है तो ए इनवर्स इंटू बी फाइंड कर देना बस। अगर हमको x फाइंड करना है तो ए इनवर्स इंटू बी फाइंड कर देंगे, हमारा x आ जाएगा। अगर हमको x फाइंड करना है तो ए इनवर्स इंटू बी फाइंड कर लेना। बस इतना सवाल समझना था। एक एग्जांपल हम करके दिखाते हैं आपको, एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा इसमें। एक नए तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन भाई पुराना है हमारा, क्लास 10th वाला है, लेकिन यहाँ तरीका, अप्रोच जो है क्वेश्चन का सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हमारा बिल्कुल ही नया है, मैट्रिक्स मेथड से, सब कुछ मैट्रिक्स। ट्रिंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैट्रिक्स मेथड, जब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो मैट्रिक्स मेथड। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन वाला आता है लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो फिर से मैट्रिक्स मेथड। देखते हैं एग्जाम्पल एक दिया है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 27, सॉल्व द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या है, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो अब हमको सॉल्व करना है, अब हमको सॉल्व करना है। तो a मानेंगे यहाँ पे, a किसको एज्यूम कर लेंगे, तो 2 5 3 2, ठीक है। x मैट्रिक्स एक एज्यूम करेंगे, यहाँ पे xy होगा हमारा, एंड एक b मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे जहाँ पे हमारा 1 और 7 होगा, ठीक है। और दिस होल कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी। और एक और बात देखना कि जब हमको x फाइंड करना होता था तो a इनवर्स इंटू बी करते थे, तो हमको a इनवर्स भी तो चाहिए ना, a इनवर्स भी तो चाहिए। a इनवर्स चाहिए तो a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ से a का डिटर्मिनेंट क्या आया, 2 2 या 4, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 माइनस का 11। एडजॉइंट भी चाहिए a इनवर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ a क्या आया, तो आया ये एलिमेंट चेंज हो गया, तो हो गया 2 2 माइनस 5 माइनस 3। अब a इनवर्स भी चाहिए, a इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो इसको लिखेंगे -1 अपॉन 11 इंटू 2 माइनस 5 माइनस 3 2। ये क्या है, ये है हमारा a इनवर्स, ये है हमारा a इनवर्स। और क्या चाहिए, और
अब हमको x फाइंड करना है, तो a इनवर्स में b से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको x के साथ इक्वेट कर देंगे, हमारा x निकल जाएगा, मतलब x y दोनों निकल जाएगा, x मैट्रिक्स निकल जाएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा वहाँ हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स b में। a इनवर्स इतना है, इसको तो बाहर ही रखो, वो एक कॉन्सेप्ट मतलब बाहर रखो, क्या ही फिर से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे फिर बाहर लेके जाओगे, तो बेटर है कि उसको हम बाहर ही रखते हैं। मल्टीप्लाई कराते हैं 2 - 5 -3 2, और एक यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 1 7 1 7, इसका मल्टीप्लाई किए, इसका मल्टीप्लाई इससे 2 1 या 2 और 7 5 या 35, 2 - 35, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, तो 3 1 या 3 -3 प्लस 7 2 या 14, और फिर ये आगे जो है ये -1/11 लगा रहेगा, और ये कितना के इक्वल होगा, एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ से वो क्या समझ आया, -1/11, और इसको सॉल्व करके क्या आया, तो 35 - 2 35 - 2 सॉरी 2 - 35 आया -33, और ये आया 14 - 3 आया 11। इसको आप अंदर कर दीजिए, इसको आप अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 1/11 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 33/11, और यहाँ पे 11/11, लेकिन माइनस में -11/11, और ये एक्स मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स मैट्रिक्स है हमारा XY, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इक्वल हो गया इस दोनों के, तो हो गया 33/11, और ये कितना हो गया -1, ये कितना हुआ -1। तो यहाँ से क्या आया हमारा x इक्वल टू, एक मिनट, NCERT में हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं शायद, नहीं ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं है, इसको डिवाइड, हाँ यहाँ एक ये डिवाइड हो जाएगा, 11 3 33, 11 3 33, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ तक ठीक था, इसको डिवाइड कर दिए। ठीक, अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो यहाँ से x कितना आया हमारा, x आया 3, y आया -1, y आया -1। ये आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ एक हम लोग नए तरीके से सॉल्व किए। बात तो वही है कि मतलब सीखना कुछ नहीं था यहाँ पे, आपको ये सीखना क्या था, तरीका, एक नया तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का एक नया तरीका सीखें। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अब बताओगे कि सर जब नो सॉल्यूशन हो या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो नहीं, हम लोग को NCERT रेस्ट्रिक्ट किया है, NCERT में गिवन है कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे, और यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्स भी यूनिक होता है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन वाला ही यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम एंड करते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा दिया, आपको पूरा कंप्लीट करा दिए, उसके बाद से भी बता दिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब हम एक्सरसाइजें मिलेंगे आपसे, और इसको अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर मिलते हैं इसके क्वेश्चन वाले सेशन में। चलिए, धन्यवाद।